विनोद जगदाले, सरकार की सक्रियता तो दिख रही है, जिस तरह से यहां मनोज जरांगे के बाद एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। भाई जो 11,000 जो संख्या थी जिनको कुंभी प्रमाण पत्र दिए गए थे, वो संख्या भी 5 से 7 लाख पहुंच रही है। क्यूरेटिव पिटीशन है वो दायर की जा चुकी है, स्वीकार भी हो गई है। यानी अब सरकार सोच रही है ना कि एक ऐसा समाधान लेके जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो टिक सके। तो फिर सिर्फ विशेष सेशन बुलाकर निर्णय ले लेना और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो जाए, इससे अच्छा है। तो यानी सरकार सही रास्ते पर चल रही है ना। देखिए, मैं आपको आपकी सवाल का जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन इंद्रजीत की बात को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। देखिए, आज की जो सर्वदलीय बैठक हो रही है ना, उसमें 38 लोगों को वहां पर बुलाया गया है। 38 लोगों में 33 है जो नेता है, और इन 33 नेताओं में जो पहले जो 6 है ना, वो मंत्री है। उन 6 मंत्रियों में मंत्री राजस्व ये मराठा है, बाद में मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण यानी हायर और टेक्निकल एजुकेशन ये मराठा है, मंत्री सार्वजनिक पीडब्ल्यूडी ये भी मराठा है। तो देखिए, मतलब ये मराठा है। इसके बाद शरद पवार, अशोक चव्हाण, उदयनराजे भोसले, अंबादास दानवे, बाला साहेब थोरात, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, इतने जो लोग हैं ना, ये मराठा समाज से है। तो क्या ये अब न्याय दिलवा पाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल ये है। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूं। देखिए, सरकार कह रही है कि वो एकदम अच्छे, तो आप जो कह रही कि सरकार ने अब दाखिलों की संख्या भी वहां पर बढ़ा दी है, सब कुछ वहां पर बढ़ा दिया है, लेकिन मराठा समाज को ये लग रहा है कि उनकी ये मांग आज से नहीं है, 40 साल पुरानी है। इससे पहले 40 दिन दिए थे, तब 40 दिन में सरकार ने किया क्या? बस एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब तक नहीं, रिपोर्ट अब स्वीकार कर ली गई है। और जब अनशन के दूसरे दिन इस कमेटी को फिर से 24 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मनोज जरांगे पाटिल का साफ तौर पर कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार वक्त निकालने की कोशिश कर रही है। एक बार लोकसभा चुनाव घोषित हो गए तो यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, बाद में विधानसभा चुनाव है। जो भी करना है वो अब करना है। मनोज जरांगे पाटिल को साफ पता है कि सरकार वक्त निकालने की कोशिश कर रही है, उनका ये आरोप है। लेकिन विनोद, मजबूरी तो सरकार के लिए भी है ना, सिर्फ लोकसभा नहीं है भाई, राज्य के चुनाव भी तो उनके सामने है, वो क्यों रिस्क लेगी? ये तो बात सही है, लेकिन सरकार ने अब पिछले 40 दिनों में यही अगर सर्वदलीय बैठक बुला लेते, या फिर मनोज जरांगे कल पाटिल को हमने सुना तो वो कह रहे हैं कि आप कल के कल आरक्षण मत दो, आप एक काम करो ना, आप बताइए कि विशेष अधिवेशन कब बुलाएंगे, आप जो है विशेष अधिवेशन बुलाने के बाद आरक्षण कौन सी तारीख तक देंगे, ये दे दो, हम पीछे हटने को थोड़ा तैयार है। लेकिन सरकार है ना कि जो एक तरफ सरकार बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस उकसाने का काम कर रहे हैं। ये मनोज जरांगे का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे। मनोज जरांगे कह रहे हैं कि 307 की धमकियां दी जा रही है, मराठा युवकों को पीटा जा रहा है, एसपी और कलेक्टर बीड़ के यहां पर सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं। और मनोज जरांगे ने कहा है कि बीड़ की स्थिति अब तक नहीं सुधरी तो वो खुद जब बीड़ में जाकर बैठेंगे, फिर उनके पीछे कई लाख लोग आएंगे, जो भी कुछ होगा वो सरकार जिम्मेदार रहेगी। देखिए, दोनों आमने सामने हैं। मनोज जरांगे चुप बैठने को तैयार नहीं, सरकार दिखा रही है कि वो बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की दूसरी तरफ ये है कि मराठा आंदोलन कैसे यहां पर रोका जाए, उसके भी प्रयास आप साफ तौर पे दिख रहे हैं। देखिए, जालना में 2 दिन से स्थिति सामान्य है, लेकिन यहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह ठप कर दी गई है। मीडिया कर्मी है वो वहां पर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार भी अपनी तरफ से खेल रही है, मनोज जरांगे भी अपनी तरफ से खेल रहे हैं। इस खेलाखेली में अब मराठा समाज को आरक्षण कब मिलेगा, ये देखना अब जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं विनोद, ये लड़ाई जो मराठा बनाम जो ओबीसी वाली हो रही है ना, ये भी कहीं ना कहीं खेल को बिगाड़ ही रहा है, और इसीलिए शायद सरकार बहुत जल्द फैसला ले नहीं पा रही है। वो अभी कांग्रेस, अभी बीजेपी के प्रवक्ता से हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं भाई वक्त चाहिए इसके लिए, ये ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है कि 3-4 दिन में ही समाधान निकल जाए। देखिए, बात सही है, लड़ाई अब ओबीसी बना मराठा हो चुकी है, लेकिन मनोज जरांगे का ये कहना है कि सारे ओबीसी हमारे खिलाफ नहीं है।
आप देख लीजिए महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका है और जलगांव जैसे इलाके में जहां तक ज्यादातर मराठे हैं उन्हें ओबीसी की सहूलियत मिल चुकी है, लेकिन मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र जैसे कई इलाके हैं, उन इलाकों में मराठा समाज विकास से वंचित है। ये भी वो मराठे जिन्हें जरूरत है, जिनके पास जमीन जो पहले 10 एकड़ थी वो आज 1 एकड़ हो चुकी है, नौकरियां नहीं है, शिक्षा में वो पिछड़ चुके हैं, उनके लिए वो लड़ाई लड़ने की बात वहां पर कर रहे हैं। अब कल मनोज जरांगे ने कहा कि ओबीसी समाज को अगर रास्ते पर आना है तो वो रास्ते पर आए, हम भी तैयार है। ओबीसी समाज रास्ते पर उतरना नहीं चाहता, ओबीसी समाज के पीछे एक नेता है, वो ओबीसी समाज को रास्ते पर लाना चाहता है, ये मनोज जरांगे पाटिल का आरोप है। और ओबीसी अगर रास्ते पर आते हैं तो मराठे चुप नहीं बैठेंगे, मराठाओं के पीछे वंचित बहुजन आघाड़ी खड़ी है, दलित समाज खड़ा है, धनगर भी आरक्षण चाहता है, मुस्लिम समाज भी चाहता है, तो सभी रास्ते पर आएंगे तो सरकार के लिए हम मुश्किल खड़ी कर देंगे मनोज जरांगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन का तीसरा दौर है वो कल से शुरू होगा और सरकार को ये दौर और भी महंगा गिरेगा। मनोज जरांगे ये भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन उग्र नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन आगे लेके जाएंगे, लेकिन अगर सरकार ने यहाँ पर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की तो ये आंदोलन और जाके आगे बढ़ेगा और जिसे हाथ से निकलने के बाद सरकार के पास कुछ नहीं रहेगा। फिलहाल देखिए ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो अगली योजना है मुंबई में जाने की। ठीक है, तो योजना यहां पर मनोज जरांगे की तो साफ तौर पर दिख रही है, क्या रणनीति है इस बार, किस तरह से पूरी तरह से आर पार के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन इंद्रजीत, ये लोकसभा की जो 11 सीटें हैं इसका रिस्क तो कोई नहीं लेना चाहेगा और इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर सिर्फ ये कोशिश की गई है, ये सिर्फ दिखावा है क्या कि कुछ प्रयास होगा, या फिर आज वाकई किसी समाधान के साथ ये बैठक खत्म हो पाएगी? क्या आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, कोशिश ये है कि किस तरह से आंदोलन को शांत कराया जाए, लेकिन पूरी तरह से समाधान मिल पाएगा इस बैठक में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की एक बैठक बहुत पहले हो चुकी है। हाँ। उसमें ये कहा गया था, सभी ने अपील की थी मनोज जरांगे पाटिल से कि आप जो है अपना आंदोलन वापस लें, तो इस तरह की अपील इस बार भी की जाएगी, सर्वदलीय अपील की जाएगी कि आप अपना आंदोलन वापस लें। थोड़ा वक्त लगेगा, सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आज इसका पूरी तरह से हल निकल जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष जिस तरह से मांग कर रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, उसमें चर्चा की जाए, तो मनोज जरांगे पाटिल की भी ये मांग है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो हो सकता है कि ये आंदोलन फिलहाल के लिए थोड़ा स्थगित हो जाए, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल की एक मांग मान ली जाएगी और कहीं न कहीं उसमें जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा उसमें चर्चा होगी और ये भी बताया जाएगा किस तरह से जो मराठा आरक्षण देने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, किस तरह से सरकार गंभीर है। लेकिन सरकार बिल्कुल, जैसा आप कह रही थी, बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि 11 सीटों पर तो डायरेक्ट मराठा का प्रभाव है, कई और सीटों पर भी मराठाओं का प्रभाव है। दूसरा, अगर मराठा समाज की बात करें तो महाराष्ट्र में राजनीति में भी उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। करीब 50% मराठा जो मंत्री बनते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो 50% के करीब मुख्यमंत्री उसमें से मराठा बने हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति में भी उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है और इसको सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही कारण है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ओबीसी समाज ने भी एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर उनके अंदर सभी मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो वो सड़क पर उतरेंगे। यही कारण है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सभी मराठाओं को कुनबी में शामिल करने का। चलिए ठीक है, यही देखना होगा कि अब सरकार क्या समाधान निकाल पाती है। जिस तरह से इस आंदोलन के चलते महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो किस तरह से जल रहे हैं, आरक्षण की आग किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है, किस तरह से अब सरकार इसे शांत करने में कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।